चलो तो शुरू करते हैं। आज हम अगेन बात कर रहे हैं, अगेन क्या हम बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में। ठीक है, आज हमने उसका इंस्टॉलेशन वगैरह कर लिया था ना। ओके, तो इस तरीके से कुछ आपका एसक्यूएल का जो एसएसएल सॉफ्टवेयर है वो दिखता है। अब यहाँ पे दिख जाएगा, एक मिनट दो। ठीक है, इस तरीके से आपका एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा। ओपन कर लो उसे आप। एक्सेल क्लास नहीं, कब स्टार्ट हुई? एक्सेल क्या सुनोगे, वीकेंड है, सैटरडे। हाँ, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से दिख रहा है सॉफ्टवेयर, राइट। एंड इसके अंदर अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन दे दिया ना सॉफ्टवेयर का मैंने, है ना। कंट्रोल एंड दबा के। हाँ, कंट्रोल एंड दबा के हमारे पास एक न्यू क्वेरी आ जाती है, जिसको हम क्वेरी पैनल बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्वेरी को लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर दिखता है मेरा, जिसके अंदर मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी प्रेजेंट है वो सब दिख रहे हैं, राइट। तो अब सबसे पहले जब मैंने कंपेयर करके बताया था आपको एसक्यूएल को एक्सेल से, तो मैंने बताया था कि जैसे एक्सेल में आपके पास वर्कबुक्स होती हैं, एसक्यूएल में आपके पास होते हैं डेटाबेसेस। ठीक है, तो फिर आपके मॉडल पे वर्क करते हैं। एक मिनट रुकना, मैं एक ना काम कर लेता हूं। हाँ, तो ये शायद नहीं होगी। जाते तो वो ले अच्छी रहता है। हाँ, ये शायद नहीं होगी। ठीक है, आप ना एसक्यूएल को कंपेयर करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, सो अगर मैं एसक्यूएल और एक्सेल में बात करूं, तो जैसे एक्सेल में हमारे पास क्या होता है, एक्सेल में हमारे पास होती है वर्कबुक्स, एक्सेल में हमारे पास होती है वर्कबुक्स, और वहीं पे एसक्यूएल के अंदर हमारे पास होते हैं डेटाबेसेस। ठीक है, अब हर एक वर्कबुक के अंदर वी हैव मल्टीपल शीट्स, है ना। इसके अंदर भी है शीट्स, इसके अंदर भी है टेबल्स। ठीक है, अब एक शीट के अंदर आपका क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स। तो के अंदर होते हैं हमारे रोज एंड कॉलम्स। टेबल के अंदर भी हमारे पास होते हैं रोज एंड कॉलम्स। टेबल के अंदर भी हमारे पास होते हैं रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो ये कंपैरिजन होता है बेसिकली कि एक्सेल से अगर आप रिलेट करना चाहो एक्सेल को, किस तरीके से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब जब एसक्यूएल की बात करते हैं तो डेटाबेसेस के अंदर हम बेसिकली हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल इज अ टूल जिसमें बहुत सारा एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एसक्यूएल होता है। हमें नीड क्या पड़ती है एसक्यूएल की, हमें नीड ये पड़ती है कि जैसे अलग अलग फील्ड है, लेट्स से आपने गूगल का फॉर्म भरा, ऐसा तो है नहीं कि गूगल की फॉर्म का डेटा है वो एक्सेल शीट पे जा रहा है, वो स्टोर होता है आपके एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, और आप गूगल फॉर्म भरते हो, कई बार आपने भरे होंगे, है ना। तो गूगल फॉर्म में जब इंफॉर्मेशन भरी, तो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है आपकी एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ठीक है, या फिर जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, या फिर वहां पे आप अपनी आईडी बनाते हो, सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है
वो आपके एसक्यूएल सर्वर में इंस्टॉल होती है, स्टोर होती है। ठीक है, एक एग्जांपल दे इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे आपका यूजर नेम, आपका बायो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी जितनी भी पोस्ट है, आपकी जितनी भी रील्स है, आपकी जितनी भी फॉलोअर्स है, आपकी जितनी भी लाइक्स आ रखी है हर एक पोस्ट के ऊपर, आपकी जितने भी कमेंट्स आ रखे हैं हर एक पोस्ट के ऊपर, आपकी जो हाइलाइट्स है, जितनी भी चीजें है, सब कुछ इन दैट एक एसक्यूएल सर्वर पे ही इंस्टॉल हो रहा है, स्टोर हो रहा है बेसिकली। ठीक है, ये होता है आपका एसक्यूएल का मेन काम। ठीक है, अब when we are learning about AI, when we are learning about machine learning, deep learning, तब हमें एसक्यूएल का क्या काम है? हम क्यों एसक्यूएल सीख रहे हैं? हम एसक्यूएल इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जब भी हमें कोई मॉडल ट्रेन करना होता है, ठीक है, जब भी हम एक एआई बना रहे हैं, जब भी हम एक मशीन लर्निंग का मॉडल बना रहे हैं, जब भी हम डीप लर्निंग का मॉडल बना रहे हैं, तो वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन डेटा। हमें बहुत सारा डेटा के ऊपर वर्क करते हैं हम। ठीक है, कि हमारे जितने भी मॉडल्स हैं डेटा के ऊपर ट्रेन होते हैं, राइट? सो इसलिए हमें व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेन एआई या फिर एआई, तो हम इसके लिए काफी ज्यादा नीड पड़ती है, क्योंकि जितना भी हम डेटा रखते हैं वो एसक्यूएल सर्वर के अंदर ही रखते हैं, उसी के अंदर स्टोर किया जाता है, एंड वहीं से जब हम मॉडल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं तो वहां पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जो एसक्यूएल सर्वर है वो एक बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट वे है ऑफ स्टोरिंग वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। ठीक है, इसलिए हम एसक्यूएल को यूज करते हैं। अब इसकी हियरार्की वही होती है, मैं बता डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें ना अब दो पार्ट्स आते हैं, एसक्यूएल को दो पार्ट्स में समझा जाता है। ठीक है, एक होता है आपका डीडीएल और एक होता है आपका डीएमएल। ठीक है, जो डीडीएल है ये होता है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन लैंग्वेज, इन चीजों को ना एक नोट कर लो, काम आएगी अगर करना है तो। ठीक है, एंड डीएमएल आपका वो होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं एसक्यूएल के, एक होता है आपका डीडीएल और एक होता है आपका डीएमएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है ना? अब मैं इस हियरार्की में बात करूं तो डीडीएल के अंदर when we are creating databases, ठीक है, when we are creating databases, when we are creating tables and when we are creating columns, तो इन चीजों को यूज कर क्रिएट करने के लिए, यूज करने के लिए we use data definition language। ठीक है, and when we are talking about rules, when we are talking about rules, तो हम यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब भी आप एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसका टेबल बना रहे हो, टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे हो कि कॉलम के नाम क्या होंगे एंड सो ऑन, हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज करते हैं। जब आप उसके अंदर एक्चुअल डेटा डाल रहे हो, अपने टेबल के अंदर एक्चुअल डेटा डाल रहे हो, तो वो होता है आपका डीडीएल और डीएमएल के थ्रू, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक छोटा डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से आपका मान लो टेबल है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कॉलम्स होंगे एंड देन आपके पास रोज होंगी। इसके अंदर मैं इस तरीके से रोज मेंशन कर देता हूं। So when you are talking about your this columns या फिर टेबल एज अ होल, तो हम बात कर रहे हैं डीडीएल की। ठीक है, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर रोज, तो हम बात कर रहे हैं डीएमएल। ठीक है, अब इसके अंदर मैं 2 मिनट दो फिर ना अभी लिखने का टाइम देता हूं आपको। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हम क्रिएट करने की बात नहीं कर रहे। ठीक है, डेटाबेस को क्रिएट करना, अपडेट करना, एडिट करना, या फिर टेबल को क्रिएट करना, अपडेट करना, एडिट करना, और कॉलम्स को क्रिएट करना, अपडेट करना और एडिट करना। ठीक है, साथ ही रोज को अपडेट करना, एडिट करना और क्रिएट करना, ये तीनों चीजें होती हैं।
ठीक है। सो इसी के अंदर, इन दोनों के अंदर ही यू आर क्रिएटिंग, ठीक है, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग, क्रिएटिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग। अगर मैं डीएमएल की बात कर रहा हूं तो मैं रोज को क्रिएट कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं, या फिर डीटीएल की बात कर रहा हूं तो मैं डेटाबेस टेबल्स और कॉलम्स को क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, अब लिखो, अब इतना, ठीक है, इसके आगे बात करेंगे फिर, ठीक है, इतना अभी नोट डाउन कर लो। सर, हाँ, ओके। सर, ठीक, तो ठीक है, हमने इतना पढ़ा अभी। नहीं, बेसिक पिक्चर होता है आपका एसक्यूएल का, ठीक है। अब एक्चुअल चलते हैं, जो एसक्यूएल के अंदर चलते हैं, ठीक है। एसक्यूएल के अंदर क्या होता है, एसक्यूएल को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। क्या है, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चीज आती है, द नेक्स्ट इज योर हाउ यू एक्चुअली यूज एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल में समझा क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो पॉइंट है कि हम डीडीएल कॉल करते हैं, हम डीडीएल से स्टार्ट करते हैं,
ठीक है। अब इसके अंदर जो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स है। एक है हमारे पास एसक्यूएल का सर्वो और एक है हमारे पास एस एस एम एस। ठीक है। दिस स्टैंड्स फॉर एसएसएम स्टैंड फॉर क्या देख लो बताओ एसएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है? मुझे नहीं पता। क्लास में बताई थी? बताई थी। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था? अच्छा एसक्यूएल। हाँ एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल 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 सही। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। बिल्कुल मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है। ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे एसक्यूएल सर्वर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। सो एसक्यूएल सर्वर दिस रन्स इन बैकग्राउंड। SQL Server runs in background and SSMS helps us in communicating with SQL Server. ठीक है। SSMS helps us in communicating with SQL Server. ठीक है। तो ये दो चीजें हैं और SSMS के अंदर ही हम अपना सारा मेजर काम करते हैं। सारा मेजर काम हम SSMS के अंदर करते हैं क्योंकि SQL Server जो है वो बैकग्राउंड में हमने को इंस्टॉल करके छोड़ दिया है। अब सिर्फ हमारे पास एक ही सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड एसएसएमएस जिसके अंदर हम अपना सारा काम करते हैं। ठीक है। फिर अब इसके अंदर जो कम्युनिकेशन हम करते हैं जो हम एसक्यूएल सर्वर को यूज करते हैं दैट वी डू यूजिंग क्वेरीज। ये क्वेरीज और दीज आर कॉल्ड कमांड्स एज वेल। तो हम एसक्यूएल सर्वर को कुछ कमांड्स देते हैं एंड एसक्यूएल सर्वर के हिसाब से हमारा रिएक्ट करता है। ठीक है। तो ये बाहर डस्टबिन है इसको रूम में रख के डस्टबिन डाल दो फिर कई बार डस्टबिन डाल देना। ठीक है। इसके बाद यूज करते हैं क्वेरीज। ठीक है। और सबसे पहली क्वेरी हमारे पास आती है चलो तो जो सबसे पहली क्वेरी हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड क्रिएट। ठीक है। अभी हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेरी हमारे पास आती है क्रिएट। इसकी सारी क्वेरीज हमें कैपिटल में लिखी है ना? हाँ इसमें ना मतलब इट्स नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको कैपिटल में ही लिखनी है सारी क्वेरीज। आप स्मॉल लिखोगे तब भी वर्क करेंगी। ठीक है। बट द पॉइंट इज कि आप ना एसक्यूएल के ऊपर मल्टीपल अलग अलग जगहों से वर्क करते हो तो कहीं पे सिर्फ कैपिटल में अलाउड होता है कहीं पे स्मॉल भी अलाउड होता है। एसएसएमएस पे आपका स्मॉल भी अलाउड है आप स्मॉल भी लिखोगे तब भी वर्क करेगा। बट इट इज आल्सो गुड प्रैक्टिस कि आप इसी तरीके से कैपिटल में लिखो सारा। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब इसके अंदर व्हेन यू आर डूइंग क्रिएट ना तो जब भी आपको कोई चीज क्रिएट करनी है डेटाबेस टेबल जैसे हम आगे चलेंगे तो व्यूज फंक्शंस ट्रिगर्स कुछ भी क्रिएट करना है बेसिकली। ठीक है। तो हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। अभी हम बहुत बेसिक पे है तो इससे हम डेटाबेस बना सकते हैं। इंपोर्ट जैसा नहीं इंपोर्ट जैसा नहीं है। इंपोर्ट इज कि आपके पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है उसको आप इंपोर्ट कर रहे हो। इसके अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं एक नई चीज क्रिएट करते हैं जैसे हम पाइथन की एक नई फाइल क्रिएट करते हैं ना उस तरीके से। ठीक है। एंड इसके अंदर हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस से टेबल को भी ऐसे कैप्स में लिखना है। हाँ क्योंकि ये भी एसक्यूएल के ही सिंटैक्स है ना
ठीक है। अब इसका जो सिंटैक्स होता है कि मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से लिखते हो आप इसे, वो होता है, लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सो एग्जांपल में आई कैन राइट क्रिएट, जैसे मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं लिखूंगा डेटाबेस। जैसे पाइथन में था डेफ। हाँ, सिंटैक्स बेसिकली उसी तरीके से वही ये सिंटैक्स ही होता है, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है ना डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम इससे मैं ना एसक्यूएल 10 रख देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद आता है बस एक सेमीकोलन टू एंड द क्वेरी। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सारी क्वेरी एक साथ ही लिखनी है फिर उस तरीके से लॉजिकली कोड जैसे पाइथन में होता है, वैसा नहीं होता है। इसमें क्वेरी होती है, या आपने एक कमांड दे दी एसक्यूएल को, एसक्यूएल इस कमांड को फुलफिल करेगा, ठीक है। और वैसे लो भी करेंगे प्रैक्टिकली भी, तो जाओ, ठीक है। तो दिस इज द मेन कमांड, दिस इज द मेन कमांड, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका व्हाट यू नीड टू क्रिएट, व्हाट यू वांट टू क्रिएट, to create and then name. हाँ, नेम ऑफ द क्रिएटर। मैं नोट कर लेता हूँ। ये नोट कर लो, फिर इसको प्रैक्टिकली कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इसके साथ ना एक चीज और होती है, जो डेटाबेस क्रिएट करते हो ना, तो यू ऑलवेज हैव टू यूज द डेटाबेस, ठीक है। तो उसके लिए भी सिंपली डू यूज, ठीक है। और जैसे एसक्यूएल 10 तो हमने क्रिएट किया था ना, यूज एसक्यूएल 10 क्वेरी एंड, ये आपका एक और कमांड होता है, ये वाला जो कमांड है यूज वाला, जब भी आप अपना एसएसएस ओपन करेंगे, मतलब कल से जब भी आप अपना एसएसएस ओपन करेंगे सबसे पहले ओपन करते ही ये कमांड रन करते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस इज बेसिकली सिलेक्टिंग द डेटाबेस व्हिच वी वांट टू वर्क ऑन, ठीक है। अब इसे नोट डाउन कर लो, फिर ये प्रैक्टिकली कर लेते हैं पूरा पार्ट, ओके, ठीक है। नोट डाउन करो जी। और लाइट स्पीड है तो दिला दो। जी। तो प्ले करो, और तो
अभी ये वाला टाइम भेज दो आपको और जो समझ आए वो कर लेना। इसलिए इसे पर क्लिक करके देखो एक बार। ये दो कमांड ये चलो वो क्रिएट डेटाबेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, ठीक है। whatever नेम यू वांट क्रिएट दिस इशू, ठीक। और फिर क्वेरी लगाना है और एक बार ना इतना कमांड होगा एक मिनट। ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला कमांड है क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। उसको करने के लिए व्हाट वी विल डू इज क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नाम। सो मैं वो एसक्यूएल 10 रख रहा हूं, ठीक है। आई पुट क्लोजिंग, मतलब सेमीकोलन लगाया मैंने एक, ठीक है। अब मैं ना इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन ऑल्ट एक्स कर दूंगा टू रन इट। अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे तो इट इज सेइंग कमांड कंप्लीटेड नहीं बताया इसलिए यूज में आ रहा है। सॉरी, आपने नहीं बताया इसलिए यूज में आ रहा है। तो रुक तो जाओ, आपने बोला रन करके ले लो बेटा की। मैंने बोला लिख के रखो अभी आप, नहीं, ठीक है। हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, अब इसको यूज करेंगे। इसको हम
यूज करेंगे, यूज करने के लिए व्हाट विल डू इज यूज SQL 10। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा एंड आई विल डू ऑल्ट एक्स। मेरी कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। ठीक है, इस तरीके से मैं अपने डेटाबेस को यूज कर सकता हूं। इस तरीके से अपने डेटाबेस को, सॉरी बस अपने माउस से वैसे जूम कर लो ना। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, सो अभी हमने सीखा कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उस डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं। ओके, अब हम सीखेंगे कि हम एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि डेटाबेस के अंदर मैंने क्या बताया था कि वी क्रिएट अ टेबल। तो हमें टेबल क्रिएट करना सीखना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए व्हाट वी डू इज, अगेन इसके अंदर हम क्रिएट कमांड का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कमांड है वो अगेन क्रिएट ही है। ठीक है, अब हमें क्या क्रिएट करना है, टेबल। सो विल राइट टेबल, टेबल। ठीक है, एंड अब और क्या लिखेंगे, टेबल का नाम। सो लेट्स से वी वांट टू, है SQL2 नहीं, कुछ टेबल का नाम दो, मतलब डेटाबेस टाइप के नेम हो गए। टेबल का नाम है एक्चुअली कि उस टेबल की तरफ क्या डेटा डालने वाले हैं वो नाम होता है। हाँ, तो लेट्स से हम ना एक मार्क्सिंग फाइल एकदम सही है। लेट्स से हम ना एक ऑफिस का डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर we will have your employees, we will have salaries and everything like that। ठीक है, सो एक टेबल बनाते हैं एम्प्लॉइज का। ठीक है, तो नाम रख दो इसको, इसको अगली लाइन में लिखना है, नहीं वो जगह खत्म हो गई ना, कंटिन्यूएशन है ये। ठीक है, एम्प्लॉइज का। ठीक है, मैं ये लगा देता हूँ कि मतलब ये एक लाइन है एंड देन जब अगली लाइन होगी तब मैं एक और ये लगा दूंगा। ठीक है ना, तो एम्प्लॉइज का मैंने टेबल बनाया। अब यहाँ पे एंड नहीं होगी, टेबल बनाते हुए ना हम जो कॉलम्स होते हैं वो भी उसके, सॉरी सेमीकोलन नहीं 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 कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स वो भी उसके साथ ही देते हैं। मैं टेबल कितने चाहिए, रोज कितने चाहिए थे, नहीं 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 बता दो, सुन लो, सिर्फ कॉलम्स हमें डिफाइन करने होते हैं ना, हमें साथ में डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर बुटा ब्रैकेट। ठीक है, हमने ब्रैकेट लगाया। अब इसके अंदर मैं कॉलम्स के नाम लिखने शुरू करूंगा। अब यूजुअली आप पूरी क्वेरी को एक ही लाइन में लिखते चले जाते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट ना जब क्वेरी हमारे लंबी होने लगती है तो विजिबिलिटी में इशू आता है, मतलब हमें देखने के लिए आगे स्क्रॉल करना पड़ता है, काफी सारी चीजें आती है, तो इस वजह से ना नई लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बैक लगाने के बाद एक नई लाइन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा। स्पेस कैसे, टैब से, तो टैब आके मैंने स्पेस दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा अपने फर्स्ट कॉलम का नेम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम का नेम लिखते हैं, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, इसके अंदर आप ये अंडरस्कोर डालो, बेस ऐसे लिख लो एम्प्लॉय। ठीक है, जब नेम लिख रहे हो ना आप इसके अंदर हमेशा अवॉइड करोगे, आप इसके अंदर स्पेसेस वगैरह डालना अवॉइड करोगे। ठीक है, अंडरस्कोर डाल सकते हो, अंडरस्कोर में कोई इशू नहीं है, बट जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो अंडरस्कोर स्पेसेस को उतना ज्यादा अवॉइड करेंगे हम। स्पेसेस को तो लिख नहीं सकते, अंडरस्कोर लिख सकते हो बट अवॉइड ही करेंगे उसे भी। ठीक है ना, ठीक है, तो हमने एम्प्लॉय आईडी दिया। अब इसके बाद मेरे को इसके देना पड़ता है डेटा टाइप, दूंगा इसका डेटा का टाइप। ठीक है, अब डेटा टाइप क्या होता है,
डेटा टाइप होता है कि इस कॉलम के अंदर मैं किस तरीके का डेटा स्टोर करना चाहता हूं, इस कॉलम के अंदर मैं किस तरीके का डेटा स्टोर करना चाहता हूं। अब एम्प्लॉय आईडी है तो इसके अंदर किस तरीके का डेटा स्टोर होगा, आईडी आईडी का होगा। आईडी को क्या होता है, स्ट्रिंग इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। अब पाइथन के अंदर हम स्ट्रिंग कैसे लिखते थे, str से, बट इसके अंदर ना हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा डीप में नहीं जाएंगे, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। इसके अंदर हम उसको लिखते हैं एंड बैक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग से एक लाइन ला देता हूँ। अब देखिए तो पहला मेरे पास डेटा टाइप आ गया एंड बैक क्या, ठीक है। अब इसके साथ मेरे को बीच में देनी पड़ती है लिमिट, ठीक है। लिमिट का क्या मतलब होता है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर अलाउड। लिमिट का मतलब होता है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर अलाउड, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर लिख लो टोटली। ठीक है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर अलाउड, मतलब कि जो मेरी एम्प्लॉय आईडी है वो मैक्सिमम उसकी लेंथ क्या हो सकती है, उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, ठीक है। ये होता है मेरा लिमिट का मतलब। लेट्स से मैंने लिमिट में 10 लिखा था, सो एम्प्लॉय आईडी के अंदर मैं 10 कैरेक्टर्स का यूज कर सकता हूं। 10 से ज्यादा करूंगा तो एरर दे देगा, ठीक है। सो एम्प्लॉय आईडी में हम वही 10 ही लिखते हैं, 10 इज गुड नंबर, ठीक है। सो आई विल डू इसके बाद स्पेस देके एंड वैर क्या ब्रैकेट में 10 एंड देन कॉमा। इस तरीके से मेरा एक कॉलम डिफाइन होता है, ठीक है। हम अपना अगला कॉलम डिफाइन करने के लिए अगेन एक नेक्स्ट लाइन यूज करूंगा, फिर बाद में फिर से टैब दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉलम डिफाइन करता हूं। लेट्स से आई वांट माय नेक्स्ट कॉलम टू बी फर्स्ट नेम, ठीक है। सो आई विल राइट नेम लिख देता हूं मैं, चलो वैसे, ठीक है। मैंने इसको नेम लिख दिया, ठीक है। मैंने इसको नेम लिख दिया, फर्स्ट नेम नेम लिख दिया मैंने, क्लियर क्लियर। अब इसके अंदर आई विल डू अगेन, क्योंकि नेम क्या होगा मेरा, कैरेक्टर, नेम मेरा होगा कैरेक्टर, तो इसके अंदर मैं अगेन दे दूंगा एंड वैर कैर, और लिमिट क्या दे दूं 30, साउंड्स गुड, 30 देते हैं, ठीक है। अगेन अब बना देता हूँ लास्ट नेम के लिए, फिर से टैब दूंगा, लिख दूंगा एल नेम व्हिच इज लास्ट नेम, इसमें भी एंड वैर कैर दे दूंगा, फिर दे दूंगा मैं 30 अगेन, ठीक है। अब एक बनाता हूं मैं और लेट्स से सैलरी का, ठीक है। और इसके अंदर मैं दे देता हूं, अब हाँ सैलरी है, सैलरी क्या होगी मेरी, इंटीजर होगी, है ना। तो इसके अंदर मैं दे दूंगा, मुझे लगा आप अपनी सैलरी पूछ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, इसके अंदर दे दूंगा इंट, ठीक है। और हाँ एक चीज और कि ये ना ऐसे नहीं, इस तरीके से ऑल कैप्स में लिखोगे, ठीक है। इसको मैं ले दूंगा इंट, अब इंट के बाद मेरे को वो देने की जरूरत नहीं होती लिमिट, ठीक है। दिस इज फॉर योर स्ट्रिंग्स, एंड दूसरा आपके पास होता है int which is for your integers, this does not require limit, ठीक है।
ठीक है, does not require enough limit. ठीक है, जनरेट दिया। अब लास्ट में मैं क्या करूंगा, बिना टैप दिए अपनी क्वेरी को कर दूंगा क्लोज। ठीक है, मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन किया था ना, हाँ ब्रैकेट मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज। अभी मैं ये पूछ रहा था ब्रैकेट क्लोज कहाँ से किया? ये ब्रैकेट ओपन किया था ना यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज। हाँ और ये सेमीकोलन, सेमीकोलन की क्वेरी मेरी एंड हो गई है। ठीक है, अब इस क्वेरी को एक बार लिख लो आप, लिखने के बाद रन कर लेंगे और फिर आप नोट कर लेना। ठीक है, दोनों डेटा टाइप को और क्वेरी को आप एक बार नोट भी कर लेना। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो आई विल डू क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, इसके अंदर आई विल मेक फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी और that will be my and worker. Then we will do f name, which will be my again and worker 30. Then I will do l name, which will be my and worker again 30. And then I will do salary, which will be my int. और इसके बाद last line I will just close this. ठीक है, इस तरीके से मैंने अपने टेबल की क्वेरी लिख ली। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करके आई विल डू ऑल टेक्स्ट, will run it. Okay, this will run it. Clear? ठीक है ना, ये मैंने रन कर लिया। आप एक क्वेरी एक बार नोट कर लो और फिर क्वेरी वगैरह लिखी है, इसको नोट डाउन भी कर देना वैसे नोटबुक के अंदर। ठीक है ना, करो ये काम, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, क्या हुआ? क्या हुआ? कॉमा भूल गया अभी। अच्छा, कंप्लीटेड। और सिलेक्ट आपने सिर्फ इसी को किया था ना? हाँ कंट्रोल लेकर के कुछ सिलेक्ट तो नहीं कर लेते? नहीं। फिर ठीक है, तो ठीक है, अब ये वाला जो क्वेरी है इसको आप नोट डाउन भी कर लो एक बार अपनी नोटबुक में, और जो डेटा टाइप्स मैंने एक्सप्लेन किया ना यहाँ पे, ये भी एक बार नोट डाउन कर लेना। ठीक है,
डन, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने जितनी भी चीजें करी है, हमें इसका मतलब यही दिखा रहा है कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हमें दिख तो रहा नहीं कि ये सब बन कहां पर रहा है ना। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ना ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाएंगे, ठीक है। यहां से ऐसे क्लिक करेंगे, कुछ भी करने से पहले आई विल डू एक बार रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऊपर रिफ्रेश का बटन है ये वाला, इससे मैं एक बार रिफ्रेश कर लूंगा। कर लिया। अब उसके बाद मैं सबसे पहले मैंने क्या क्रिएट किया था, डेटाबेस क्रिएट किया था। तो डेटाबेस के अंदर देखते हैं, ओपन किया, आगे मेरा ये एसक्यूएल 10 के नाम से, करो ओपन। है ना। अब डेटाबेस के अंदर हमने क्या क्रिएट किया, सॉरी नहीं, एसक्यूएल 10 डेटाबेस का नाम ही है। इस डेटाबेस के अंदर हमने क्या क्रिएट किया था, टेबल। तो इसे एसक्यूएल को डेटाबेस को ओपन करते हैं, इसके हमने क्रिएट किया था टेबल। तो हम टेबल के अंदर जाते हैं, मेरे को दिख गया मेरा टेबल। है ना, डीबीओ यूजर नेम, ये आपका बेसिक फॉर्मेट रहता है, ठीक है। इसके इतने चिंता मत करो, बट एम्प्लॉयज के नाम से आपको टेबल बना हुआ है ना। अब इसके अंदर टेबल के अंदर हमने क्या क्रिएट किया है, नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एफ नेम, एल नेम, कॉलम्स। कॉलम्स के ओपन करके देखते हैं, कॉलम्स के अंदर आ गए मेरे, बिल्कुल दिख गया मेरे को मेरे चारों कॉलम्स, है ना। तो इस तरीके से आप जब भी एक टेबल क्रिएट करते हो, जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, इस तरीके से आप उस चीज को व्यू भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप उस चीज को व्यू भी कर सकते हो। आया समझ, क्लियर, कोई इश्यू नहीं ना, ठीक है। अभी ब्रेक चाहिए, भूख वगैरह लग रही, या आगे करें, आगे कर लेते हैं, ठीक है ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो अब ना जो अगला टॉपिक आपके पास आता है, दोज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। उससे पहले ना एक चीज और, जो हमारे डेटा टाइप होते हैं ना, इसमें एक और होता है, ये और बता देता हूं आपको, ठीक है। इसमें एक थर्ड डेटा टाइप भी होता है हमारे पास, जो हम यूज करते हैं। मतलब वैसे तो देखो डेटा टाइप हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लाइक 20 25 डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल, ठीक है। तो तीन हमारे मेन डेटा टाइप्स हैं, दोस आर एनवायरमेंट, इंट, एंड लास्ट वन इज डेट, लास्ट वन इज डेट। तो इस तरीके से आप डेट लिखते हो। अब इसके अंदर भी कोई लिमिट नहीं आती, बट whatever the value we are putting inside this data type, it becomes a date, okay। so last one is date। अगर आपने जो आपने नोट किया होगा ना उसके अंदर डेटा टाइप्स को, उसे भी लिख लो, ठीक है, डेट डिलीट कर लो। डन, ठीक, इसको डिलीट करते हैं, तो बाकी करते हैं। अभी जितना भी हमें पार्ट मिला था सर, डीडीएल का ही पार्ट है, ठीक है। और जो डीडीएल है ना, वो बहुत छोटा है टेबल के कंपैरेटिवली। तो डीएल जो हम जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो उसको हम मल्टीपल डेज में कवर कर पाएंगे। डीडीएल को शायद से हम आज भी कवर कर देंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दोस आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। सो टॉपिक इज कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का अगर मैं इंग्लिश में बेसिक मतलब पूछूं तो आपको पता है? कंस्ट्रेंट्स इज, अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊं इसका, तो पाबंदी टाइप है, रूल्स, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसको कह सकते हो रूल्स होते हैं ये, ठीक है। रूल्स
अब रूल्स है तो कहीं पे लगेंगे भी, किसी चीज के ऊपर लगेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स जो कि आप कॉलम्स के ऊपर लगाते हो। नहीं नहीं, ये तो टॉपिक का नाम है एक्चुअली, क्वेरी नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक का नाम है सिर्फ। ओके, सो कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली रूल्स जो कि आप कॉलम्स के ऊपर लगाते हो कि ये आपके ना गवर्न करते हैं या ये आपके रूल करते हैं कॉलम के अंदर डेटा आने वाला है वो किस तरीके का होगा, ठीक है। कॉलम के अंदर जो हम डेटा डाल रहे हैं वो उन रूल्स को अगर फॉलो कर रहा है तभी वो डेटा डल पाएगा, वरना नहीं डल पाएगा, ठीक है। है समझ, ठीक है, है समझिए अपनी चीज। मैडम ये देखा इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स नाम की भी है। वो सब कुछ होता है उसके अंदर, सब कुछ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपके जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना वो टोटल 6 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, टोटल आपका 6 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन व्हिच इज यूनिक, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये बोलता है कि एवरी वैल्यू इन अ कॉलम should be unique, should be, let's say बताओ should be present only once, ठीक है, should be present only once, मतलब समझ आ रहा है आपको यूनिक का, कि जो वैल्यू होगी कॉलम के अंदर शुड बी प्रेजेंट ओनली वंस, कि मान लो लेट्स से एबीसी 1 2 3 है, ठीक है। तो एबीसी 1 2 3 की एक एंट्री हो गई, उसके बाद उसकी एंट्री दोबारा नहीं हो सकती है, ठीक है, उसके बाद हम उसको दोबारा नहीं डाल सकते। और तो सीधे ध्यान दे लो, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, समझ नहीं आएगा फिर इश्यू होगा बाद में, ठीक है, उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। दिस इज यूनिक, मन मत करो, इधर ध्यान दो, ठीक है, दिस इज यूनिक, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टार कॉलम्स है उसमें से किस पे लग सकता है, इसमें से ऐसा क्या है जो यूनिक होगा हमेशा, लास्ट में लास्ट में यूनिक होगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी हमेशा यूनिक होगी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में हो गया हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, मतलब मैं पूरा नहीं लिखा, फिर समझ आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी या बेसिकली किसी भी तरीके की आईडी, कोई भी आईडी दूंगी वो हमेशा यूनिक होंगी, है ना। या फिर ब्रांड नेम, ब्रांड नेम यूनिक होती है हमेशा, है ना, सॉरी ब्रांड नेम यूनिक होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई काम कर रहा है वर्कर, उसका इसके बाद अलग अलग डॉक्यूमेंट होंगे, वो भी यूनिक होंगे, बट दैट इज नॉट डेटा ना, वो तो डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट नंबर बोलोगे तो हाँ वो यूनिक होगा, डॉक्यूमेंट नंबर यूनिक होगा, ठीक है। और ये बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यूनिक इज दिस, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड नॉट नल, नॉट नल, क्योंकि इसके सामने नल आ रहा था, हाँ होता है सब कुछ, ठीक है। नॉट नल, नॉट नल का क्या मतलब होता है कि आप इसके अंदर ना अगर आपने नॉट नल लगा रखा है किसी भी कॉलम के ऊपर तो वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। एवरी सेल must contain a value, ठीक है, एवरी सेल मस्ट कंटेन अ वैल्यू, ठीक है। अब ये किसमें हो सकता है, अगेन आईडीज के अंदर, कि हर एक की आईडी तो होनी ही होनी चाहिए, है ना,
एडमिशन नंबर जो हमने किया था, एडमिशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, एडमिशन स्लैश एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, उसमें हो सकता है, ठीक है। लेट्स से रूल है कि एड्रेसेस होने चाहिए हमारा सबके, या फोन नंबर होने, ईमेल होने चाहिए हमारा सबके, ईमेल से नॉट null हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कि हम किस तरीके से इसको चीज को डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट हुए, टोटल 6 होते हैं, ठीक है। तो ये दो एक बार नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे। अरे वो डन, ठीक है। सब आगे बढ़ते हैं, देखो यूनिक कर लिया, टोटल कर लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंस्ट्रेंट आता है ना हमारे पास, वो ये दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। अगर आपको ये चीजें एक साथ लगानी है, ठीक है, तो आपको ये चीजें एक साथ लगानी है, दोनों चीजें एक साथ लगानी है, तो ये यू यूज प्राइमरी की, यू विल राइट ठीक है, प्राइमरी की, ठीक है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसकी कॉम्बिनेशन होगा बताओ? प्राइमरी की नहीं, प्राइमरी की मैंने बताया ना कि अगर आपको जो पहले दोनों कंस्ट्रेंट थे वो एक साथ लगाने हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल, ठीक है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल, है ना। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कि हर एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। एक ही कॉलम आप ऐसा बना सकते हो जो कि प्राइमरी की होगा, ठीक है। each table can only contain one primary key, ठीक है। each table can only contain one primary key,
ठीक है, और जो प्राइमरी की हम सिलेक्ट करते हैं ना वो डिस्क्रिप्टिव होता है। कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे, कॉलम सिलेक्टेड टू बी प्राइमरी की column selected to be a primary key should be descriptive, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो कॉलम हम एज अ प्राइमरी की यूज करने वाले हैं ना वो ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसके थ्रू में पूरा का पूरा टेबल में से डेटा फेच कर सकूं। एम्प्लॉय वाला टेबल था हमारा, इसमें प्राइमरी की क्या हो सकती है? एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो सकती है ना, उसमें हमें यूनिक और नॉर्मल लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा उस पे प्राइमरी की लगा सकते हैं। ठीक है, ये होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है, एक बार आप इसे लिख लो फिर चलता है नेक्स्ट। ठीक है, तो इन छोड़ दो उसे, अभी अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली करेंगे बाद में। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट्स इसमें नहीं, इसमें इतने पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। लिखिए आप, लिख लो। हाँ ठीक है, जो हमारा फोर्थ है दैट इज योर फॉरेन। फॉरेन, हाँ, ठीक है, फॉरेन की। ठीक है, अब फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की जो होती है ना वो ऐसी कीज को बोलते हैं जो कि किसी और टेबल के लिए प्राइमरी की हो। ठीक है, आपको मान लो दो टेबल को कनेक्ट करना है, आपको अगर दो टेबल्स को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो एक में हमने प्राइमरी की बनाई, दूसरे में उस कॉलम को फिट करके आप बनाओगे उसकी एक फॉरेन की। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एक मेरे पास एम्प्लॉयज का टेबल है, ठीक है, इसके अंदर है एम्प्लॉय आईडी, नेम, ठीक है, सैलरी, डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को कि ये किस डिपार्टमेंट से है, राइट। तो डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन किसी को डालने की जगह मैंने यहां पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, टेबल और है मेरे पास लेट्स से डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो इसके अंदर है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का नेम और सैलरी रेंज है इसके अंदर, किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, और लेट्स से मैनेजर आईडी है, ठीक है, कि इसको मैनेज कौन करता है। ठीक है, अब एक मेरे पास एक और टेबल है मैनेजर के नाम से। ठीक है, एक टेबल होता है उस मैनेजर के नाम से, इसके अंदर मैनेजर आईडी है, ठीक है, नेम है,
देन की सैलरी है और डिपार्टमेंट आईडी इसके अंदर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों टेबल की ना प्राइमरी की वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष इधर देख लो क्या हो गया, इधर ये थोड़ा सा और करते हैं, फिर आप देख लेना अपना सेटिस्फाई कर लेना। ठीक है, बस का सेट ना टॉपिक खत्म कर मैंने देते कर हैं। रखा है वो देख सॉरी, देख लो मैंने करा असाइनमेंट टू कंप्लीट कर रखा है, पूरा नहीं तो आगे का पूरा कर लेना, फिर सबमिट करना, उसको देख लेता हूं। ठीक है ना? हाँ वो उसमें था ना पहले क्वेश्चन में रिमूव डुप्लीकेट्स वो मुझसे नहीं होगा। क्वेश्चन क्या था पहला? पहले क्वेश्चन में पांच नंबर्स का इनपुट लेना था। आपको बस इनपुट लेना था, ठीक है। हाँ, और फिर उसमें हमें डुप्लीकेट्स हटाने थे। फिर उस लिस्ट को सॉर्ट करना था स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। एक मिनट रुकना हूं। तो एक बार जो हम टॉपिक कर रहे हैं पहले वो कर लेते हैं, उसको भी कर लेंगे बाद में, है? तो अब हमारे पास गोल क्या है कि तीनों टेबल के अंदर प्राइमरी की को फाइंड आउट करना है। इन तीनों टेबल के लिए हमारे पास प्राइमरी की क्या होगी? ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी की हो गई। इसमें डिपार्टमेंट ठीक है, ये प्राइमरी की हो गई। मैनेजर आईडी सॉरी, मैनेजर तो नहीं मल्टीपल डिपार्टमेंट होंगे तो मल्टीपल मैनेजर हो सकते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होंगे ना। प्राइमरी की क्या होगी? मैनेजर आईडी। ठीक है, ये प्राइमरी की हो गई। इधर फॉरन की किसको बनाए? फॉरेन की डीपीडी हाँ, ये हमारे पास उसमें मैनेजर आईडी फॉरन की हो गई, इसके अंदर मैनेजर आईडी हमारी फॉरन की हो गई। और मैनेजर में डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट फॉरन की हो जाएगी। ठीक है, हाँ समझ लो मतलब कि मतलब मैनेजर का मैं चाहूंगा कि लेट्स से मैनेजर आईडी वन है, उसका मेरे को डिपार्टमेंट देखना है, पर डिपार्टमेंट आईडी मेरे को वहां से मिल जाएगी, पर डिपार्टमेंट आईडी की मदद से डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट आईडी से निकाल लूंगा, है? इस तरीके का इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। डिफाइन कर दूं हाँ, डिफाइन वगैरह भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकता हूँ, है ना? तो ये फॉरन की, जो कि मेरे फॉरन की इसके लिए इस तरीके की कीज हो गई, जो कि मेरा डेटा मैंने किसी और टेबल के अंदर स्टोर कर रखा है एंड उस डेटा को फर्स्ट टेबल के साथ लिंक करती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एक बार। We can write
is that connect or refer to another table primary key or fetch data fetch data from different table. Helps us fetch data from different table. इसका ना कंस्ट्रेंट ऐसे एक रूल है, ठीक है, कि जिस भी की को हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है, column which we are referring to, must be a primary. जिस भी कॉलम को हम रेफर कर रहे हैं वो इट इज द रिक्वायरमेंट कि प्राइमरी की ही हो, ठीक है, जिस भी कॉलम को हम रेफर कर रहे हैं इट इज द रिक्वायरमेंट कि वो एक प्राइमरी की ही हो। ठीक है, देन ये होती है हमारी फॉरेन की। ओके, अब फॉरेन की के बाद हमारे पास आता है दो कंस्ट्रेंट्स और बचते हैं हमारे। अब फॉरेन की के बाद ये लिख लेना, फॉरेन की के बाद दो कंस्ट्रेंट्स और बचते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट एंड चेक। फिर वन इज योर डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट set a default value thing is entered। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इट विल सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू जब कुछ भी चीज एंटर नहीं की जाती। ठीक है, मान लो आपने एक टेबल के अंदर एंट्री कर रहे हो आप सिंगल में कुछ भी नहीं डाला, ठीक, किसी कॉलम के अंदर लेट्स से डेट का कॉलम था, ठीक है, और उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं डाला, तो दिस इज सेट डिफॉल्ट वैल्यू कि लेट्स से अगर कुछ भी ना डाले तो 1 जनवरी की वैल्यू हो जाए, ठीक है, और अगर कुछ डाल रहे हैं तो वो वाली वैल्यू हो जाए। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं? बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यूज होती है ना आपकी हर जगह पे, कि अगर कुछ अगर कुछ भी नहीं डालोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी एक, तो वही डिफॉल्ट होता है। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू बस 5-10 मिनट में ले लेना, 2 बस मिलते हैं डिफॉल्ट, इसके बाद एक और है, ठीक है ना, 5-10 मिनट में इसके बाद लिख लेना, ठीक है, प्रैक्टिकल वैसे बाद में कर लेंगे, ठीक है, थ्योरी पर कर लो। ओके, और जो डिफॉल्ट है ना, दिस कैन नॉट बी यूज्ड in combination with unique and not हाँ unique and मतलब बेसिकली प्राइमरी की जहाँ होती है बिल्कुल, अगर आपने प्राइमरी में तो वहाँ पे आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लगा सकते हो। ठीक है, फिर लॉजिकली अगर आप इसे समझो तो यूनिक की बात करते हैं, यूनिक का क्या मतलब होता है, कॉलम की हर एक वैल्यू वन ऑफ अ काइंड होनी चाहिए, पर डिफॉल्ट वैल्यू मतलब एक ही सेट कर रखी है हमने, तो अगर हमने कोई एंट्री नहीं की तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, और मान लो दूसरी बार हमने वो कॉलम एम्प्टी छोड़ दिया तो उसकी सेम वैल्यू आएगी, बट वो फिर यूनिक के साथ कॉन्फ़िगर करेगा क्योंकि यूनिक नहीं रहेंगी फिर वैल्यू, है ना।
और नॉट नल कि अगर हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है तो नॉट नल लगाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि नल कभी होएगा ही नहीं, मतलब एम्प्टी कभी छूटेगा ही नहीं। और एम्प्टी छूट भी रहा होगा कहीं पे तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी उस पे, है ना, नॉट नल आ जाएगा। गिव मी सेकंड, ओके। तो अगर लॉजिकली सेव नहीं कर अपना करो। नहीं नहीं देखो इसमें क्या होता है कि जो अगर आप सेव करते भी हो ना, तो जो क्वेरी होती है जो आप लिख रहे हो यहाँ पे वो सेव होती है, वो मैं सेव करवाऊंगा डेफिनेटली। बट जो चेंजेस कर रहे हैं, जो टेबल बन रहा है, जो सॉरी कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। कर लिया ना, ठीक है। तो जो हमने सेव किया है ना, वो जो हमने क्वेरी लिखी है, ये क्वेरी सेव हुई है। जो आपका डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, जो आप टेबल क्रिएट कर रहे हो ना, वो ऑटोमेटिकली सेव होता है। हमने क्वेरी रन करी, वो सेव हो गया बस, ठीक है। उसको सेव करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और हाँ, ये नल तो कभी छूटेगा ही नहीं, तो नॉट लगाने का नीड ही नहीं है हमें, है ना। तो ये होता है डिफॉल्ट। और इसके बाद एक और लास्ट मॉडल होता है, दैट इज कॉल्ड चेक, ठीक है। चेक का क्या मतलब होता है, डेटा विल ओनली बी एंटर्ड, डेटा दैट satisfies a predefined condition will be allowed in the table, ठीक है। डेटा में ओनली, ठीक है। हम इसके अंदर कॉलम के ऊपर कंडीशन लगा देते हैं, और जो सी वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी बस वही टेबल के अंदर जा पाएंगी, वरना वो एरर दे देगा, ठीक है। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, कि मान लो हमारे पास एक सैलरी का कॉलम है, ठीक है। एग्जांपल में दे दिया कि सैलरी का कॉलम है ना, सैलरी कैन नॉट बी लोअर देन 0, ठीक है। नेगेटिव सैलरी तो नहीं हो सकती, है ना। तो सैलरी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि कई लोग अंडरपेड इंटर्नशिप वगैरह होती हैं, सॉरी इक्वल टू होना चाहिए। नहीं, अनपेड इंटर्नशिप होती है ना, अनपेड इंटर्नशिप होती है ना, हाँ ये भी है ना। तो इसलिए इक्वल टू 0 लगाया इसलिए हमने, ठीक है। सैलरी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर एज शुड बी ग्रेटर देन 0, एज शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। एज हमेशा 0 से बड़ी होगी, राइट। या फिर हाँ, बेसिकली ये एग्जांपल दे दो आप, ठीक है। ये आपके 6 कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ओके। ठीक है, ये होते हैं आपकी 6 कंस्ट्रेंट्स, क्लियर है, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आप लेना ब्रेक, फिर आप लेना ब्रेक, और प्रैक्टिकल करना है जी। ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद आपको प्रैक्टिकल करेंगे, ओके, ठीक है ना। ब्रेक के बाद प्रैक्टिकल करेंगे, चलो ब्रेक ले लो आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड हमने कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ लिया है ना। अब इन कंस्ट्रेंट्स को यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो हम जो अपना क्रिएट कर रहे थे ना एम्प्लॉइज का, फिर मैनेजर्स का, डिपार्टमेंट आईडीज का, वही टेबल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो हमने एम्प्लॉइज का क्रिएट कर लिया था, लेट्स क्रिएट डिपार्टमेंट आईडीज, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट डिपार्टमेंट आईडीज, है ना।
तो देखो हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर वी विल ऐड, पता चल दो डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी कौन सा होगा ये? Here we will simply write primary key. Yeah, we have written primary key. एक बार इतना ठीक है, सिंपली रिटर्न प्राइमरी की है, हमारा प्राइमरी की है, ठीक है। इसके बाद क्या बनाए? इसके बाद बनाते हैं डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो विल गेट डिपार्टमेंट नेम, ये क्या होगा? एनवार क्या है? सो एनवार क्या है? लिमिट कितनी देते हैं? 20, ठीक है, 20 की लिमिट दे दी हमने। अब देखो जो डिपार्टमेंट नेम्स होंगे वो रिपीट तो नहीं हो सकते। जो डिपार्टमेंट का नेम है तो हमें इसमें वो डालना पड़ेगा, यूनिक, ठीक है। और हर एक डिपार्टमेंट आईडी के लिए हम डिपार्टमेंट का नेम भी देंगे, तो खाली भी नहीं छोड़ सकते इसे, नॉट नल डालेंगे। सो राइट नॉट नल एज वेल, ठीक है। हमने इसको बनाया डिपार्टमेंट नेम को यूनिक एंड नॉट नल। है ना, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? अब लेट्स से इसमें ऐड करते हैं हम इसमें क्या ऐड करते हैं? और सैलरी रेंज ऐड कर देते हैं, है ना। इसमें डाल देते हैं हम सैलरी रेंज, हमने सैलरी रेंज डाल दिया। सैलरी रेंज क्या होगी? इंट क्यों होगी? क्योंकि नंबर्स में आती है, सैलरी तो नंबर्स में आती है, हमें रेंज डालनी है। लेट्स से 1 लाख टू 2 लाख, तो उसको कैसे करेंगे? इसमें एक काम करते हैं, सैलरी रेंज को ना हम 2 कॉलम में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। सो आई विल डू, एक हम डालते हैं मिन सैलरी कि मैम मिनिमम सैलरी कितनी है, ये होगा हमारा एंड, ठीक है। अब जो मिनिमम सैलरी है चलो उसको हमने एंड बना लिया और एक मैक्सिमम सैलरी का बना लेते हैं। सो मैक्स सैलरी, और ये भी होगा हमारा एंड, है ना। अब द पॉइंट इज जो मिनिमम सैलरी है इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं, इसमें हम एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। ये मैक्स, ये पिंक कलर में जो आ रहा है क्योंकि वो फॉर्मूला है ना, अगर आप उसमें स्पेस बिना स्पेस के लिखोगे तो फॉर्मूला बन जाता है। हम बाद में बात करेंगे उस बारे में, बट इस तरीके से लिखना होता है आपको, तभी मैं बोलता बिना स्पेसिस के लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। मैंने एक मैक्स सैलरी दे दिया, मिनिमम सैलरी दे दिया, इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। तो मैं लगा दूंगा डिफॉल्ट, एंड डिफॉल्ट वैल्यूज की लेट्स से 10,000 रख लेते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट 10,000,
ठीक है, ब्रैकेट में 10,000। नहीं ब्रैकेट में नॉर्मली आप डिफॉल्ट के आगे 10,000 लिख सकते हो। डन, ठीक है। अब जब हमने डिफॉल्ट वैल्यू 10,000 रख दी है तो 10,000 से नीचे की वैल्यू नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, एक इसमें चेक भी लगा सकते हैं कि चेक कर लेगा कि जो वैल्यू डाल रहे हो 10,000 से ऊपर हो, है ना। तो आई डू चेक। अगर चेक के बाद मैं कंडीशन लिखूंगा उसको मैं प्रेफर करता हूं एक ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। तो मेरे पास क्या था, मिन सैलरी नाम है ना, सो आई विल राइट इट लाइक दिस। तो मिन सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000। मैंने इस पे चेक लगा दिया कि जो मिनिमम सैलरी है वो ग्रेटर देन 10,000 होनी चाहिए। Should be ठीक है ना, इसमें मैंने चेक लगा दिया, क्लियर। अब सेम चीज मैं नीचे वाले के साथ भी कर सकता हूँ, मैक्सिमम सैलरी के साथ, है ना। सो मैंने यही कॉपी किया और मैं नीचे आ गया, इसके बाद मैंने वही पेस्ट कर दिया। अब देखो मैक्सिमम सैलरी हमारे पास क्या लिमिट है, राइट। लेट्स डू 1.5 लाख, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी जो मैं देना चाहता हूँ 1.5 लाख है, ठीक है। सो 1,50,000 मतलब, राइट। अब चेक में क्या करूंगा कि सैलरी शुड बी स्मॉलर देन 1,50,000, ठीक है। मैंने चेक में कर दिया सैलरी शुड बी स्मॉलर देन 1,50,000, ठीक है। अब अगला क्या डालें, हम इसमें मैनेजर आईडी ऐड करना है, मैनेजर आईडी। बट वो बनेगा फॉरेन की। फॉरेन की के लिए मैंने क्या बताया था, फॉरेन की के लिए एक पॉइंट देखो क्या क्या लिखा है उसकी डेफिनेशन में। Key that connects or refers to another table is अगला, it helps us fetch data from different tables. हाँ अगला, Column which we are referring should be a primary key. हाँ ठीक है। इसमें दो पॉइंट्स आए हमारे पास कि जो फॉरेन की है वो हमें दूसरे टेबल में से डेटा फेच करने में हेल्प करती है, एंड जो जिस कॉलम को हम रेफर कर रहे हैं फॉरेन की के अंदर दैट शुड बी अ प्राइमरी की। हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमारे पास मैनेजर्स का अभी तक टेबल ही नहीं है, हमारे पास मैनेजर्स का टेबल ही नहीं है ना। तो हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे फॉरेन की को, तो अभी हम फॉरेन की को स्किप कर देंगे और अभी हम इतना ही टेबल बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, पूरा दिख जाए, ठीक है। अब बस मैं इसको बंद कर दूंगा, इतना मेरा डिपार्टमेंट का टेबल बन जाएगा ऐसे, ठीक है। रन नहीं करना है हाँ मतलब रन तो करेंगे ही ऑब्वियसली। मैंने ऑल टेक्स्ट किया और इसमें अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे मैंने गलती से मिन सैलरी छोड़ दिया, ऐसे ये मैक्स सैलरी होगा, ठीक है। ये मैंने मिस्टेक की थी, मैंने कर दी थी। हाँ वो मैं भुला गया था, ऑल टेक्स्ट करूंगा, रन हो गया, ठीक है। हमने सारे कंस्ट्रेंट्स देख लिए कि प्राइमरी की लगा लिया, यूनिक लगा लिया, नॉट नल लगा लिया, चेक लगा लिया, फॉरेन की बचा है बस, है ना, फॉरेन की बचा है। फॉरेन की करने से पहले हम एक टॉपिक और कवर करेंगे, उसके बाद हम फॉरेन की पे आएंगे, ठीक है। सो फॉरेन की को ना मार्क कर लो कि अब तक हुआ नहीं है ये, एंड अगर मैं बाई चांस बाद में भूल भी जाऊँ तो मेरे को याद दिलाना कि सर फॉरेन की नहीं हो पाया था, तो हम उसे करेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से ना इसको कॉपी करके मैं एक मैनेजर्स का टेबल और बना लेता हूँ, ठीक है। सो मैनेजर्स का टेबल बना देता हूं मैं, इस डिपार्टमेंट की जगह आई विल राइट मैनेजर्स, ठीक है। अब विल डू मैनेजर आईडी, विल सिंपली डू नेम, ठीक है। या फिर मैनेजर नेम ही कर देता हूं इसे, मैनेजर आईडी, मैनेजर नेम, सैलरी, ठीक है। और इसके आगे मैं डिपार्टमेंट आईडी दे सकता हूं, है ना। इसमें मैं फॉरेन की यूज कर पाऊंगा क्योंकि मैं इसमें से ये सब हटा देता हूं, ये हटाया मैंने, ये इंट तो रहेगा इसमें,
ठीक है, और इसमें से भी मैं डिपार्टमेंट आईडी में से भी ये वाला पार्ट हटा दूंगा। तो इस तरीके से लिखा है। अच्छा, मैनेजर नेम है, जो मैनेजर आईडी है वो तो प्राइमरी की है मेरी, डन है, कोई इशू नहीं है। वो आपने हटा दिया डिपार्टमेंट वाला सब? नहीं, डिपार्टमेंट वाला मैंने रन कर लिया था, ये रहा डिपार्टमेंट वाला। अच्छा, मैंने डिपार्टमेंट वाला हटा दिया शायद से, सॉरी। रीडू कैसे कर रहे हो? कंट्रोल जेड। हाँ, अब मेरे पास 2 आ गए, अब मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैनेजर, मैनेजर्स और मैनेजर आईडी, मैनेजर नेम, देन उसकी सैलरी, एंड देन डिपार्टमेंट आईडी। समझे मैं डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ? हाँ, क्योंकि वो प्राइमरी की है। हाँ, डिपार्टमेंट आईडी बन जाएगी। हाँ, डिपार्टमेंट आईडी मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मैनेजर आईडी मेरे पास उस टेबल के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ये सैलरी मैंने डाल दिया। अब देखो, मैनेजर के नेम में यूनिक तो नहीं लगा सकते हम, हाँ। है ना, क्योंकि नेम तो रिपीट हो सकते हैं। नॉट नल तो नॉट नल तो रहेगा ही। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, मैनेजर आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया, मैनेजर नेम डाल दिया, सैलरी डाल दिया, डिपार्टमेंट डाल दिया। ठीक है, सैलरी पे लगा देता हूँ, शुड बी, एक चेक लगा देता हूँ सैलरी पे, कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0, कि मैनेजर तो अनपेड नहीं होंगे, इसलिए मैंने इक्वल टू नहीं लगाया इसमें, है ना। और डिपार्टमेंट आईडी को मैं बनाऊंगा फॉरेन की, मतलब फॉरेन की का कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी को मैं बनाऊंगा फॉरेन की। ठीक है, मैंने लिखा डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है। अब फॉरेन की को मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। मेरे को इसमें देना पड़ता है रेफरेंस। ठीक है, फॉरेन की के बाद आई हैव टू गिव रेफरेंस, तो आई विल टाइप रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंसेस अभी किसको रेफर कर रहा है, तो ये रेफर करेगा डिपार्टमेंट्स में से डिपार्टमेंट आईडी को, सो आई विल राइट डिपार्टमेंट्स, इसके अंदर से डिपार्टमेंट आईडी। अच्छा, डिपार्टमेंट आईडी मेरा एंड वैर होगा ना, इंट नहीं होगा, एंड वैर 10। ठीक है, ना। सॉरी, मैंने ब्रैकेट कर लगाए हैं इसमें, ब्रैकेट ना आपके वो वाले आएंगे नॉर्मल प्लेसेस, पैरेंथेसिस, सॉरी। ठीक है, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट आईडी को मैंने फॉरेन की से लिंक कर दिया, कि जो मेरा मैनेजर्स की डिपार्टमेंट आईडी है वो रेफर कर रही है डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट आईडी को। ठीक है, क्लियर है इतना? हमारा ये वाला टेबल भी बन गया। बचा है एम्प्लॉय, हो गया वो तो। नहीं, एम्प्लॉय तो हमने क्रिएट कर लिया ना। हाँ, अब इसमें हमें बनानी है फॉरेन की। किसके अंदर? ओ, पहले तो इसको रन करते हैं, रुको, पहले तो इसको रन करते हैं। मैनेजर्स तो हमारा बन गया ना, इसको मैंने रन किया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, डन।
तो मैनेजर का टेबल बन गया है ना। अब हमने पहले तो अपने छह के छह कंस्ट्रेंट सीख लिए है ना। हमारे और 6 कंस्ट्रेंट्स ऐसे यूज होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ना हमें क्या दिक्कत है, देखो हमने एक तो डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर से लिंक नहीं किया डिपार्टमेंट को, सॉरी आराम से, और एम्प्लॉय तो हमारा किसी से भी लिंक नहीं है, और जो एम्प्लॉय हमारा वो तो किसी से भी लिंक नहीं है ना। इशू है ये, राइट। तो अब देखो टेबल जो है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हमें इसको एडिट करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा एडिट, ठीक है। सो एडिट करने के लिए हमारे पास कुछ नए टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। एडिट करने के लिए हमारे पास आएंगे कुछ नए टॉपिक्स। उन नए टॉपिक से जानने से पहले ना आप एक बार क्वेरीज लिखते चलो अपने पास, ठीक है। कि फॉरेन की के लिए क्या सिंटेक्स होता है, प्राइमरी की के लिए क्या सिंटेक्स होता है, एंड एवरीथिंग, कि इस क्वेरी का ना आपके पास एक प्रॉपर वो रहे, डेटा आपके पास रिटर्न, ठीक है। बट जो एडिटिंग वाला पार्ट है ना वो हम आज नहीं करेंगे, उसको हम स्किप करते हैं, उसे हम कल करेंगे, ठीक है। आज हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है वो निपटाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे उस पर, क्लियर है ना, ठीक है। तो एक बार आप ये क्वेरी लिख लो, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।
क्या कर रहे हो? क्या? हाँ, क्वेरी लिख ली? कोई कौन सी? ये क्वेरीज अपनी नोटबुक में, नोटबुक में नहीं रहता। उसमें से रहेगा सही तुम्हारे पास? चलो ठीक है, ठीक है। तो फिर हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आज के लिए, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों कॉल्ड ईआर, ठीक है। ये भी डीडीएल का पार्ट है और ये प्रॉपर एसक्यूएल का ही पार्ट है, नॉट ओनली डीडीएल। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ईआर डायग्राम्स। मेरा टास्क है, सॉरी, मेरा टास्क है। बताएंगे बताएंगे, चिंता क्यों करते हो, ठीक है। योर नेक्स्ट टॉपिक इज ईआर डायग्राम। टास्क है कि वो एसक्यूएल करेंगे? एसक्यूएल का होगा, है ना, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ईआर डायग्राम्स। अब ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं? जब आप एक डेटाबेस बना रहे हो, जैसे अपने मल्टीपल टेबल्स बनाए, सब कुछ बनाया, तो ये एक डेटाबेस बनाया हमने, इसी एक ही डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं ना हम, तो हमने डेटाबेस बनाया बेसिकली, ठीक है। जब भी आप डेटाबेस डिजाइन कर रहे होते हो ना, आप एक ईआर डायग्राम बनाते हो उसका, ताकि आपको पता रहे आपने इस डेटाबेस के अंदर क्या क्या चेंजेस किए थे, किस किस तरीके से हमने इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, एंड जो भी किया था आपने, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एक रिकॉर्ड है, इसलिए आप एक ईआर डायग्राम बनाते हो हमेशा, ठीक है। ईआर का क्या मतलब होता है यहाँ पे? यहाँ पे ईआर स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी मतलब? बताएंगे सब कुछ, ठीक है। ईआर का यहाँ पे मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप होती क्या है कि पहले तो ना हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं, पहले टर्मिनोलॉजी समझते हैं, ठीक है। सो इन ईआर डायग्राम कॉन्टेक्स्ट, डेटाबेस को हम अभी भी डेटाबेस ही कहते हैं, ठीक है। डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस ओनली, ठीक है। जो आपके टेबल्स होते हैं, प्रत्यक्ष अगर कुछ पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे सुन लो ना, जो आपके टेबल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके टेबल्स होते हैं, कमाल कर दिया। ओके, जो आपके टेबल्स होते हैं इनको हम कहते हैं एंटिटीज, ठीक है। टेबल्स को हम कहते हैं एंटिटीज, ठीक है। इन एंटिटीज का रिलेशनशिप को हम ईआर डायग्राम कहते हैं, तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। ये एंटिटीज आपकी यही है, ठीक है। और लास्ट में हमारे से तीसरी चीज आती है जो हमारा होता है कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स को कहते हैं एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब इन तीनों चीजों का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। जो एंटिटी रिलेशनशिप है ना, इट्स नॉट अ ऐसे समझते हैं, या अपने पास मैन्युअली या तो पेपर पे या फिर ऑनलाइन बना के रखते हो, ठीक है। ऐसे समझ में इससे कुछ नहीं होता, ओके। सो डेटाबेस को तो बस इसका ना कुछ वो रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, ठीक है। एंटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो एंटिटीज होती है हमारी, दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, ठीक है। जो एंटिटीज होती है हमारी वो रिप्रेजेंट करती है प्रत्यक्ष, छोड़ दो उसे, अगर समझा रहा हूं ना, ठीक है। एंटिटीज जो रिप्रेजेंट होती है वो हमारी रिप्रेजेंट होती है एक रेक्टेंगल से, ठीक है। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वही है जैसे पाइथन में था, क्या? मतलब एक पाइथन का था, मतलब क्लास। नहीं, उससे बिल्कुल अलग है। पाइथन से एसक्यूएल को ना पाइथन से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पाइथन को अपने दिमाग से फिलहाल निकाल दो, ठीक है। तो एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ओवल से, इस तरीके से, ठीक है। इन्हीं दोनों चीजों का यूज करके हम बनाते हैं अपना दिस ईयर डायग्राम, ईयर डायग्राम, ठीक है।
तो जो भी हमने बनाया एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ये हमारी लेट्स से एंटिटी 1, ये हमारी एंटिटी 1 हो गई। लेट्स से ये है हमारी एंटिटी 2, ठीक है। अब एंटिटी 1 के क्या एट्रीब्यूट होंगे, जैसे ये है एंटिटी 1 का एट्रीब्यूट 1 और ये है इसका एट्रीब्यूट 2, ठीक है। सेम हुआ इसके लिए, चलो ऐसे मैं यहां पे बना देता हूं एट्रीब्यूट 1 और एक यहां पे बना देता हूं एट्रीब्यूट 2, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बनाया हमने, ठीक है। अब हमें इसको डिफाइन करनी होती है प्राइमरी एंड फॉरेन कीज, ठीक है। तो लेट्स से एंटिटी 1 के लिए ये आपकी प्राइमरी की है एट्रीब्यूट 1, ठीक है। और इसके लिए भी आपकी एट्रीब्यूट 1 प्राइमरी की है, सो वी जस्ट अंडरलाइन द एट्रीब्यूट नेम, ठीक है, कि ये मेरी प्राइमरी की है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेट्स से जो एट्रीब्यूट 2 है वो ना फॉरेन की है, जो कि एट्रीब्यूट 1 से कनेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो व्हाट वी विल डू इज सिंपली ए डॉट लाइन बना दूंगा, ठीक है। ये मेरी फॉरेन की है और ये इससे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अभी इतना हुआ, ठीक है। अभी रुक जाओ, जब पूरा हो जाएगा तब बना लेना, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं आपके पास रिलेशनशिप्स, ठीक है, कि हमारा नाम है एंटिटी रिलेशनशिप, कि दो एंटिटीज आपस में कैसे रिलेटेड है। आपके पास 4 तरीके की रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। इनमें लिख देता हूं, पहला होता है 1 to 1, दूसरा होता है 1 to many, तीसरा होता है many to 1 एंड चौथा होता है आपके पास many to many, ठीक है। इस तरीके से आपके पास अलग अलग रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। अब ये होते क्या है, सबसे पहले बात करते हैं 1 to 1 के बाद, ठीक है। 1 to 1 का मतलब क्या हुआ कि जो एंट्री मेरे पास एंटिटी 1 के अंदर है, लेट्स से एंटिटी 1 के एट्रीब्यूट 1 के पास एक एंट्री है, वही एंट्री मेरे पास एंटिटी 2 के अंदर होगी, मतलब उसी उसकी एक ही एंट्री एग्जिस्ट करेगी। मतलब जैसे मैंने ना 2 टेबल बनाए, ठीक है। एक के अंदर मैंने क्या किया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर फोन नंबर, ये 3 कॉलम है। और दूसरे के अंदर मेरे पास क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर ईमेल, कस्टमर एड्रेस, ये कॉलम मेरे उसमें है, दूसरे उसमें टेबल में, ठीक है। तो कस्टमर आईडी तो यूनिक होगी और हर एक कस्टमर का एक ही नाम हो सकता है, एक कस्टमर का एक से ज्यादा नाम तो नहीं हो सकते, एक कस्टमर का एक ही नाम होगा, एक ही फोन नंबर होगा, फोन नंबर चलो 2 भी हो सकते हैं, बट हमने चलो एक ही रजिस्टर कर रहे हैं तो एक ही फोन नंबर वगैरह होगा, है ना, एक ही ईमेल होगा, एक ही एड्रेस होगा, है ना। तो ये होगा 1 to 1 की मतलब जो डिटेल हमारे फर्स्ट टेबल के अंदर है उसी की एक ही एंट्री हमारे पास दूसरे टेबल के अंदर है, ठीक है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक के अंदर तो एक कस्टमर आईडी से एक एंट्री है, दूसरे में उस कस्टमर आईडी से 2 एंट्रीज हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 to 1 का क्या मतलब हुआ कि कस्टमर आईडी जैसे 1 to 3 कस्टमर आईडी है, तो 1 to 3 की एक एंट्री बने इस टेबल में और एक ही एंट्री बनी इस टेबल में, तो दिस इज 1 to 1, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 1 to many, ठीक है। 1 to many मतलब इस वाले टेबल में मेरी एक एंट्री है बट उसकी इस वाले टेबल के अंदर मल्टीपल एंट्रीज हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एक मॉल है, ठीक है। एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है ना, तो मतलब एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स 1 to many, नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है, पक्का आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछ लो, ठीक है ना, ठीक है। अब अगला आता है आपको मैनी टू वन। मैनी टू वन क्या होता है, मतलब
बहुत सारे लोग एक ही ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एक ही ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कस्टमर सिंगल ऑर्डर भी कर सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि जिन्होंने मैक लिया तो कोई और भी ले सकता है। बिल्कुल, ये होता है मैनी टू वन। मैनी टू मैनी क्या होगा? मैनी टू मैनी मतलब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट्स लिए हो सकते हैं। वो मैनी टू मैनी कैसे हो जाएगा? मैनी टू मैनी आपका होगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, हाँ नहीं अब सही है एक्चुअली, नहीं आपने एग्जांपल सही दिया, हाँ, कि बहुत सारे कस्टमर से अलग अलग प्रोडक्ट्स भी ले सकता है, ठीक है। ये होता है आपको मैनी टू मैनी। क्लियर है, समझ आया? ठीक है। अब इसकी दो रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी। मैनी टू वन में से मोस्टली लोग ऐसे यूज क्यों करते हैं, मतलब मैनी टू वन लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि वो अपना सबसे फेमस आइटम ढूंढ पाए। हाँ कह सकते हो आप, सबसे फेमस आइटम ढूंढ पाए, या फिर सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम ढूंढ पाए, या फिर लेट्स से रिटर्न्स का टेबल है कि कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है, तो सबसे ज्यादा रिटर्न वाला प्रोडक्ट ढूंढ पाए कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है। बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं, ठीक है। आया समझ? ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट है ना, ये प्योरली ईआर डायग्राम के लिए कंसेप्ट है, हम एसक्यूएल के अंदर यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली यूज नहीं करते, ठीक है। सो अब क्या होगा, इसकी ना रिप्रेजेंटेशन होती है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है, एक तो नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है, अब टेक्स्ट के अंदर कैसे लिख रहे हो उसे, ठीक है। सो वो रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरीके से, तो 1 to 1 इज 1 colon 1, 1 to many is 1 colon star, many to 1 is स्टार कॉलम वन, star colon 1, many to many is स्टार कॉलम स्टार। नहीं, many to many होता है सिर्फ कॉलम, ठीक है, ठीक है। many to many is सिंपल कॉलम, ये तो लग रहा है कि इनपुट ले रहा है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन होती है फर्स्ट, जो हम टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसे, ये आपकी टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आती है आपकी ईआर डायग्राम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, मतलब ईआर डायग्राम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है। ईआर डायग्राम के अंदर 1 to 1 रिप्रेजेंट करना है, तो एक लाइन लगाओ एंड इस पे 1 to 1, ठीक है। और 1 to many के लिए एक लाइन लगाई, और मैं अपोजिट साइड पे अरे अपोजिट साइड पे दो से ज्यादा लगा देते, नहीं दो से ज्यादा लगती ही नहीं है, वो मतलब गलत हो जाएगा फिर आपका, फिर ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। फिर आता है many to 1, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 2 और उधर वन, हाँ इधर दो लाइन, इधर एक लाइन, और many to many की सिर्फ एक लाइन, नहीं इसमें डबल आता है, दो इधर दो इधर, ये थोड़ी सी याद रखने वाली चीज है, हाँ मानता हूँ ये चीज कंफ्यूजिंग है, बट एक बार याद रखोगे तो याद हो जाएगा। लास्ट वाला ही तो इतना होता है ठीक है। अब देखो जो इसमें हमने ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको, रिलेशनशिप को, तो दोनों एंटिटीज कैसे रिलेटेड है आप ये बताते हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो, इनके बीच में लाइन ड्रॉ करके, डॉटेड, नहीं डॉटेड नहीं, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करके, डॉटेड सिर्फ उसके लिए आती है फॉर्म की के लिए, ठीक है। इस नाम जैसे और 1 to 1 है, तो एग्जांपल ये मैंने 1 to, इस तरीके से अगर 1 to many है तो 1 मतलब 2 आ जाएंगे, और एंड सो ऑन, ठीक है। ये होता है आपका ईआर डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। एक काम करो, अब इसको नोट कर लो, और आज का आपका टास्क क्या रहेगा, हमने जो 3 टेबल बनाए हैं, है ना, इन तीनों टेबल का एक ईआर डायग्राम बनाते हैं क्या? हाँ अभी बना लेना, बाद में बना लेना, जैसे मर्जी कर लेना, ठीक है। और जो ईआर डायग्राम बनाओगे ना, उसके लिए ना ऐसे मतलब आमने सामने 2 पेज छोड़ना, क्योंकि उसी ईआर डायग्राम में आगे भी काम करे, गेटिंग माय पॉइंट? मैंने इधर बनाया तो इधर एक पेज छोड़, हाँ बनाया तो इधर पेज छोड़, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब ना बनाना ये ऐसे जो करना कि यहाँ पे ऐसे ही मतलब पूरे पेज को एक मानना कि यहाँ से आप पूरा एक्सपेंड करते हैं ऐसे ना, क्योंकि ईआर डायग्राम बड़े होते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। बट जैसे एक एंटिटी यहाँ पे बनाई, ठीक है, दूसरी एंटिटी यहाँ पे बना दी, मतलब तीसरी एंटिटी है वो यहाँ पे बना दी, इसके एट्रिब्यूट्स इधर एक्सपेंड कर दिए, तो साथ में वो प्लान करना है कि ये कैनवस है आपका, इसके ऊपर ड्रॉ करना,
ठीक है, और ये लिख लो। एंड आज की क्लास के लिए इतने ही रखते हैं, आप ये डायग्राम्स का भी बैठ के ड्रॉ कर लेना इसे नोट करने के बाद। ठीक है, क्लास करते हैं आपकी एंड अब। चलिए, ओके, थैंक यू।